हेलो एंड वेलकम इन माई टेक वैली। कैसे हैं जी आप? बढ़िया। हाँ, पूछ भी मैं ही रहा हूँ और बढ़िया भी मैं ही कह रहा हूँ। ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं जी। सी प्लस प्लस फंडामेंटल्स। और देखिए, मैंने अपनी जो प्लेलिस्ट है उसका नाम थोड़ा चेंज कर दिया है। मैंने उसमें सी प्रोग्रामिंग और सी प्लस प्लस फंडामेंटल्स, क्योंकि मैं अभी जो सी प्लस प्लस की सीरीज शुरू करूँगा उसमें जो है ना, जो सी लोग यहाँ से पढ़कर जा रहे हैं उन्हीं लोगों को वो सी प्लस प्लस समझ में आएगी। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा टाइटल भी चेंज कर दिया है कि आप सी प्लस प्लस के जो थोड़े से फंडामेंटल्स हैं वो इस सीरीज़ में कंप्लीट कर लें, तो आगे आप जो सी प्लस प्लस करेंगे वो आपको समझ में आएगी। ठीक है, आज हमें क्या करना है, आज हम शुरू करते हैं प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो आज हम पहला प्रोग्राम बनाते हैं। देखिए, मेरी जो प्रोग्रामिंग है, हम जो प्रोग्रामिंग शुरू कर रहे हैं, मैं फंक्शन का ही यूज़ करूँगा। ठीक है, फंक्शन के थ्रू ही आपको प्रोग्रामिंग करनी आनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, फटाफट मेन लिखा और मेन में ही प्रोग्रामिंग शुरू कर दी। ठीक है, मेन के अंदर एक बात ध्यान रखना, जो प्रोग्राम है, जो आप कोई कोडिंग करते हैं, उसमें मेन जो है ना वो मैक्सिमम एक स्क्रीन पे आ जाना चाहिए। ठीक है, मेन इतना बड़ा हो। अब मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, उसमें 10,000 लाइन भी है ना और 200 फाइल भी हैं, तो भी आपका जो मेन है उस पूरे सॉफ्टवेयर का, वो एक या दो स्क्रीन में आ जाना चाहिए। इट इज़ ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहती है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहती है कि जो आपका जो एंट्री पॉइंट हो ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लियर हो। ठीक है, एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, उसमें चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, देखकर पता लग जाए कि कहाँ क्या चीज़ अटैच की है। आप अपना ही कोड अगर 2 महीने बाद देखें तो आपको ये ना लगे कि पता नहीं किसने लिख दिया है। ठीक है, तो कोड मैनेजमेंट आना चाहिए आपको। अब देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। होता क्या है कि आप बड़ी प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग, मैंने अक्सर देखा है कि लोग ठीक है 10 20 50 100 लाइनों तक का कोड लिख लेते हैं, लेकिन जब 1000 2000 से ऊपर की बात चलने लगती है ना तो थोड़ी उन्हें प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। लेकिन कंपनियां, जब हम कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ तो लाखों जो है ना लाइनों के कोड लिखे जाते हैं। वो कैसे मैनेज होता है? तो देखिए, उसका एक तरीका होता है। हालांकि कंपनी में एक जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है वो उसका जो काम होता है वो एक लिमिटेड मॉड्यूल पर ही होता है। ठीक है, लेकिन वो मॉड्यूल का पूरा मैनेजमेंट, कि उसको कौन सा मॉड्यूल दिया जाए, किस तरह से उसको काम दिया जाए ताकि वो इंटीग्रेट हो सके बाकी लोगों के कामों से, ये सब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। तो आपके एक छोटे से प्रोग्राम से अगर आप छोटी छोटी बातें सीखते चलेंगे ना, हर एक प्रोग्राम से कुछ ना कुछ मैं आपको बताऊंगा, तो आप एक बहुत बड़ा कोड भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने मेरा जो मैं मतलब जनरली जो हम काम करते हैं उसमें जो कोडिंग का जो विड्थ है वो मतलब कई हज़ार लाइनों के कोड तक चला जाता है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, जैसे कभी कभी ऐसी भी रिक्वायरमेंट आती है कि सारा कोड आपको ही मैनेज करना होता है। ठीक है, पूरा मतलब कई हज़ार लाइनों का कोड भी खुद ही एक अकेले बंदे को मैनेज करना होता है, और वो एक कंटिन्यूशन प्रोसेस होता है कि आप थोड़ा थोड़ा उसे डेवलप कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि 6 महीने बाद आप उसमें फंस जाएं कि कहाँ क्या था। तो उस चीज़ की मैनेजमेंट आपको शुरू से अगर आप लेकर चलेंगे तो आप कभी फंसेंगे नहीं। ठीक है, जैसे जो लोग रिसर्च वगैरह में काम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप एक कोड डेवलप कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, सपोज सिमुलेशन हो, तो वो कोड अगर ग्रो करता जाए तो आप एक टाइम ऐसा आता है आप उसमें खुद ही फंस जाते हैं। ठीक है, वो खुद मतलब वो इतना जटिल हो जाता है, इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि आप उसे एक्सटेंड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी आदतें हैं जी, शुरू से डाल के चलेंगे ना प्रोग्रामिंग, छोटी छोटी प्रोग्रामिंग करेंगे एक इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप कभी नहीं फंसेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो है सिंपल कैलकुलेटर। ठीक है, तो इसको देखते हैं जी। हमें करना क्या है, हम चाहते हैं यूज़र हमसे, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो यूज़र हमसे पूछे, तो यूज़र हमसे पूछे एंटर फर्स्ट नंबर। मान लीजिए आप 10 एंटर करें, फिर वो हमसे पूछे एंटर सेकेंड नंबर। मान लीजिए आप 20 एंटर करें, फिर आपसे पूछे एंटर ऑपरेटर। ठीक है,
आप मान लीजिए प्लस एंटर करें तो स्क्रीन पे आ जाए 10 + 20 = 30, और अगर आप माइनस एंटर करें तो उस हिसाब से फिर माइनस आ जाए दोनों का। तो सिंपल कैलकुलेशन में हम 4 ऑपरेशन रखते हैं अभी, प्लस माइनस इंटू डिवीज़न, ठीक है। तो आप यहाँ पे चॉइस भी दे सकते हैं कि प्लस माइनस इंटू और डिवीज़न में से एक होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोग्राम देखते हैं। देखिए प्रोग्राम आपको देखने में बड़ा सिंपल लग रहा है कि प्लस माइनस इंटू डिवीज़न ही तो कैलकुलेट करने हैं, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है, हाँ कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब थॉट प्रोसेस क्या होता है, देखिए प्रोग्रामिंग जब करना आपको कोई प्रॉब्लम मिलती है तो आप उसे कैसे सोचें, ये बड़ी चीज़ है। तो देखिए मैं ये कहता हूँ कि जब आपको कोई प्रोग्राम मिले ना तो उसमें आप क्या सोचिए, उसमें आप सोचिए डेटा क्या है, ठीक है। आप उसमें देखिए कि डेटा, उस प्रोग्राम में डेटा क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, इनपुट और आउटपुट दोनों। डेटा दो तरह के होंगे कि इनपुट डेटा क्या है और आउटपुट डेटा क्या है, प्लस उसमें प्रोसेस क्या है। देखिए प्रोसेस मीन्स कि उसमें आपको क्या प्रोसेसिंग करनी है। तो जब हम सी में प्रोग्रामिंग करते हैं, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, अच्छा मैं एक चीज़ बता दूं, जो लोग C++ की भी प्रोग्रामिंग करते हैं ना, जो जब तक वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग शुरू नहीं करते, वो यही थॉट प्रोसेस होता है, ठीक है, कि डेटा प्लस प्रोसेस वाला ही। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में थॉट प्रोसेस अलग हो जाता है, तो मेथडोलॉजी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो डेटा और प्रोसेस, अब देखिए इस प्रोग्राम में डेटा क्या है, डेटा है जी 2 इंटीजर इनपुट होंगे और 1 इंटीजर आउटपुट होगा। तो फिर डेटा को हम फर्दर फिर ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि डेटा इनपुट डेटा और आउटपुट डेटा, ठीक है। तो थोड़ी सी देखिए आदत अगर अभी आप डाल लेंगे ना पेपर पर, छोटे से प्रोग्राम को भी इस तरह से करने की, पहले ये नहीं कि विंडो खोल के सीधा कोडिंग करने बैठ गए, ऐसा नहीं होती है प्रोग्रामिंग, थोड़ा डिज़ाइन करना, वरना फिर वो बड़ा, आप जब उसे ग्रो करेंगे, जब आप ऐसी हैबिट डाल लेंगे ना अभी से, तो फिर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सोच आपकी ख़त्म हो जाएगी, फिर बड़े प्रोग्राम हैंडल नहीं होंगे आपसे। तो ये वाली आदत डालिए कि पहले देखिए प्रोग्राम जो आपको मिले या जो प्रॉब्लम आपको मिले उसमें सोचिए डेटा और प्रोसेसेस क्या क्या है। तो मैंने फिर डेटा को फर्दर डिवाइड किया। अब देखिए प्रोसेस जो है यहाँ पे वो सिंपल कैलकुलेटर है। अच्छा अब एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि प्रोसेस आपके एक से ज़्यादा हो सकते हैं एक प्रोग्राम में, ठीक है। सबसे बड़ा जो सवाल है यहाँ पर वो ये है कि हम प्रोसेस को डिवाइड कैसे करें, मींस हम कैसे सोचें कि प्रोसेस कितने रखने हैं। अब ठीक है, यहाँ तो एक हमने कहा कि कैलकुलेटर बनाना है सिंपल, मतलब 4 ऑपरेशन परफॉर्म कर दे, ठीक है। तो लेकिन हमें अगर कोई प्रॉब्लम मिलती है, मान लीजिए कोई थोड़ी सी और बड़ी प्रॉब्लम मिली, ठीक है, तो उसको हम कैसे हैंडल करें। तो देखिए फंक्शंस, प्रोसेस मतलब है फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन जो हमने सी में पढ़ रहे हैं, अच्छा यहाँ पर फंक्शंस कितने हो, तो देखिए मैं एक आपको गोल्डन रूल बताता हूँ। आप फंक्शन को इस तरह से सोचें कि एक फंक्शन एक ही काम करेगा, 2 नहीं, पहली चीज। दूसरा ये कि आपका जो फंक्शन है वो, उसमें जो आप चीजें भेज रहे हैं, ठीक है, जो आप आर्ग्यूमेंट भेज रहे हैं वो कम से कम होने चाहिए, मतलब जितने जरूरी हो, कम से कम का मतलब ये नहीं कि भेजे ना, जितने जरूरी हो उतने भेजने चाहिए। अब ये 2 बातें तो मैंने कह दी, देखिए समझेंगे हम इन्हें धीरे धीरे प्रोग्रामिंग के थ्रू ही कि क्या कहने का मतलब था। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे प्रिंटफ फंक्शन आपने देखा होगा, सिर्फ प्रिंटिंग करता है, और स्कैनफ फंक्शन स्कैन करता है, ठीक है। तो एक तरह का फंक्शन एक ही काम करे, 2 काम ना करे। अब एक काम का जो मतलब है वो एक प्रोसेस से मतलब एक टाइप से कह सकते हैं, एक टाइप का काम करे, ठीक है। तो देखते हैं जी, यहाँ पर हमारा जो अभी फ़िलहाल जो हमारा है वो हमें चाहिए कैलकुलेटर, ठीक है, हमें कैलकुलेशन करनी है। तो अब प्रोग्रामिंग पर आते हैं जी, कोडिंग लिखते हैं इसकी। सबसे पहले
जब आप प्रोग्रामिंग शुरू करें तो मेन लिखिए आप, ठीक है। पूरे प्रोसेस के बारे में मत सोचिए, डेटा के बारे में सोचिए। वो डेटा डिक्लेयर कीजिए, आपको 2 नंबर चाहिए, 2 वेरिएबल डिक्लेयर हुए, आपको एक रिजल्ट चाहिए, वो हुआ, आपको एक ऑपरेटर सिंबल चाहिए, ठीक है। अब ऑपरेटर को किससे इनिशियलाइज करेंगे, मैंने आपसे कहा था कैर 1 बाइट का इंटीजर होता है, वो तो इनपुट कराते हुए अगर आप जो है ना कोई सिंबल रीड करना चाहते हैं, कोई करैक्टर रीड करना चाहते हैं, वो सब कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर पे डिपेंड करेगा। तो 0 भी लिखने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अच्छा, इतना हो गया, हमें 4 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट थी, हमने वो ले लिए। अब हम यूज़र से पूछते हैं, देखिए मैं अभी प्रोसेस के बारे, अभी मैं सिर्फ देखिए, जब जिस फंक्शन को आप लिखें सिर्फ उसका काम सोचिए। अभी आप मेन लिख रहे हैं ना, और अभी कैलकुलेशन भूल जाओ, ठीक है। कैलकुलेशन के बारे में सोचो ही मत ना, मतलब ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा वो मत सोचो। इसे कहते हैं टॉप टू बॉटम अप्रोच, कि मतलब जब आप मेन लिख रहे हैं तो सिर्फ जो टॉप लेवल की जो कनेक्टिविटी है उसके बारे में सोचिए। तो मैंने कहा एंटर फर्स्ट नंबर, scanf %d %x। अच्छा, इसी तरह से दूसरा नंबर, दोनों नंबर आ गए। ऑपरेटर और पूछ लो, ch में उठाना है, लेकिन फॉर्मेट रखना है करेक्टर इनपुट कराते हुए, ops, सॉरी। तो अब देखिए यहां तक हो गया। अब मुझे करना क्या है, अब देखिए मुझे प्रोसेस चाहिए था ना एक सिंपल कैलकुलेटर। तो मैंने यहाँ पर सोचा कि इमेजिन कीजिए कि उस काम को करने के लिए कोई फंक्शन ऑलरेडी है, कैलसी, ठीक है। कैलसी में मैं x पास करूं, मैं y पास करूं और ऑपरेटर पास करूं, ये मुझे रिजल्ट दे देगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट रिटर्न कर देगा। अब देखिए कुछ लोग यहाँ पर है ना ये सोच रहे होंगे कि ठीक है चलो फंक्शन से बनाया, ठीक है, लेकिन रिटर्न क्यों कराया, प्रिंट करा देते। अब देखिए मैं फिर वही बात कहूँगा, कैलसी ने कैलकुलेशन की, प्रिंट भी कर सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी अंदर अपने। इसकी डेफिनेशन में भी, अभी मैं इसकी डेफिनेशन दूंगा, तो इसकी डेफिनेशन में प्रिंट भी करा सकता था, लेकिन मैंने प्रिंट इसलिए नहीं कराया क्योंकि मैंने अभी कहा ना आपसे, एक फंक्शन एक ही काम करे। कैलकुलेशन कर रहा है ना तो प्रिंटिंग ना करे, प्रिंटिंग का काम प्रिंटफ करता है ना, एक ही जगह रहने दो। एक प्रोसेस को डिसेंट्रलाइज ना करें, प्रिंटिंग का काम प्रिंटफ करता है ना, तो किसी दूसरे फंक्शन को ना दें, कोशिश कीजिए, ठीक है। एक अच्छी अप्रोच बनती चली जाएगी फिर। अब देखिए यहाँ तक ये प्रोग्राम हो गया। अब इस फंक्शन को आपने यूज़ किया है, अब इसके बारे में सोचिए जी। चलो जी, इसकी प्रोटोटाइप देते हैं। आप जब किसी फंक्शन को यूज़ करते हैं तो उसकी प्रोटोटाइप आप यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है तो अच्छा होता है यहीं लिखें, इंट कैलसी, इंट और कैर, ठीक है। सेव किया, सेव कर देते हैं जी, cprg अपना, और लेक्चर नंबर 19.c। अब देखिए मैंने हालांकि अभी इसकी प्रोटोटाइप दी है, तो फिर भी इसे कंपाइल करके देखते हैं। तो क्या आया जी, अनडिफाइंड रेफरेंस टू कैलसी। हाँ ठीक है, अभी मैंने सिर्फ यही एरर आई है ना, क्योंकि मैंने इसकी डेफिनेशन नहीं दी है। अच्छा, ये मैंने क्यों कंपाइल कराया, देखिए अगर इसके अलावा कोई और एरर हो, मैं एक गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ये है कि जब भी आप एक फंक्शन को लिख लें, जैसे मेन में आप थोड़ी बहुत लाइनें लिख लें, 10-20 लाइनें लिख लें, तुरंत कंपाइल कर दीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा, उस लाइनों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अभी मेन भी पूरा नहीं हुआ है, हमने z में वैल्यू ले तो ली, लेकिन प्रिंट भी तो कराओ। printf %d। अब देखिए %c और %d मीन्स यहाँ पर ऑपरेटर प्रिंट होगा, यहाँ पहला नंबर, यहाँ ऑपरेटर, फिर दूसरा नंबर इक्वल टू %d। तो देखिए x प्रिंट हो, फिर ऑपरेटर प्रिंट हो, फिर y प्रिंट हो और फिर z, ठीक है। अब देखिए इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ये हो गई प्रोटोटाइप, ये हो गई कॉलिंग। अगर ये बात अभी समझ में नहीं आ रही है ना, तो पिछले लेक्चर आप मिस करके आ रहे हैं, इसका मतलब ये वर्ड आपको अगर नए लग रहे हैं कि प्रोटोटाइप क्या है, ठीक है,
तो और ये कैर क्या है, इंट क्या है, ये सब एक्सप्लेन हो चुका है पिछले लेक्चर्स में। अच्छा जी, तो यहाँ पर आते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं एक्स वाई और ओपी। अब देखिए कंडीशन बनाते हैं कि यदि ओपी बराबर है किसके, प्लस के, तो रिटर्न, हाँ जी, तो ऑपरेटर अगर प्लस है तो रिटर्न एक्स प्लस वाई। इसी तरह से और लेते हैं, माइनस है तो एक्स माइनस वाई इंटू, तो इंटू और डिवाइड, तो डिवाइड। अपना यहाँ पर आप कोई अपना ऑपरेशन भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो कंपाइल करते हैं, पहले सेव कर लेते हैं। एरर 0, वार्निंग 0, रन करते हैं। फर्स्ट नंबर 10, सेकेंड नंबर 20। हाँ, अब देखिए ये क्या हुआ, एंटर ऑपरेटर, इसने 10 क्यों दिया जी, मैंने तो यहाँ पर परसेंटेज सी लिखा हुआ है। देखिए मैंने आपसे पहले कहा था कि कोई भी प्रोग्राम छोटा नहीं होता, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग, अब देखिए कुछ लोगों ने जब मैंने ये लिखा होगा ना तो ये सोचा होगा कि ठीक है कि जो है ना, अच्छा 2 नंबर जोड़ने ही तो हैं, हाँ हो जाएगा, दिमाग में तो उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये प्रॉब्लम देखिए जब भी आप नंबर स्कैन करेंगे ना और उसके बाद कोई करेक्टर डाटा उठाएंगे, ये प्रॉब्लम अक्सर आया करती है, ठीक है। तो अब देखो दोबारा देखो, मैंने सेव किया, देखो कोडिंग में कोई दिक्कत नहीं है, एंटर ऑपरेटर लिखा हुआ है, यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा हुआ है और मैं करेक्टर उठा रहा हूँ ओपी। अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये इसकी वजह से हो गया है, लो जी हटा दिया, सेव किया, एग्जीक्यूट, कंपाइल और रन। अब देख लो 10 20 नहीं लिया, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अभी आपके बहुत सारे टॉपिक बाकी हैं, उनमें से एक टॉपिक बाकी है स्ट्रीम। अच्छा मैं ये, हालांकि ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जब स्कैनफ फंक्शन को मैंने आपको बताया था, तो उसमें आपको मैंने बताया था कि देखिए स्कैनफ क्या करता है, वो इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के हिसाब से ये आपका उठाएगा नंबर, इसने इसके हिसाब से उठाया। अब देखिए करेक्टर हुआ क्या कि जब आप उसने वाई उठाया ना और आपने एंटर प्रेस किया, तो स्कैनफ एंटर को है ना रीड नहीं करता है, ठीक है, वो उसे स्ट्रीम में छोड़ता है। अब हुआ क्या, उसने एंटर को स्ट्रीम में छोड़ा, स्ट्रीम में, ठीक है, STREAM। तो स्ट्रीम क्या होती है जी, जहाँ पर इनपुट स्ट्रीम, जहाँ पर आप अपना नंबर लिखते हैं ना, वो हिडन होती है, वो पीछे प्रोसेस होता है एक, ठीक है। अब एंटर ऑपरेटर जब आपने किया, तो अब आप यहाँ कह रहे हैं करेक्टर उठाने के लिए, तो हुआ क्या कि वो जो एंटर की स्ट्रीम में थी वो स्कैनफ ने उठा ली, ये गड़बड़ हो गई जी, ठीक है। अब जब स्कैनफ ने वो उठा ली तो आपसे नेक्स्ट ऑपरेटर के लिए उसने डिमांड नहीं रखी, ठीक है। अब देखिए छोटा सा प्रोग्राम था, आपने सोचा था बहुत छोटा सा है और शायद ये बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए कितनी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी बातों में भी। अब इस चीज़ को सॉल्व कैसे किया जाए, तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए अभी मैं एक फंक्शन यूज़ करता हूँ FLUSH, ठीक है, STDIN। ये क्या काम करेगा पहले देख लेते हैं जी, कर भी रहा है नहीं, कंपाइल किया और रन कर दिया, 10 20। अब देखिए वो ऑपरेटर मांग रहा है, मैंने लिखा प्लस, ठीक, दोबारा रन करते हैं, 10 5 माइनस, ठीक है। अच्छा तो अब आप इसको चेक कर सकते हैं, हालांकि अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं है, मैंने इसमें ये भी नहीं बताया कि अगर इसके अलावा कोई ऑपरेटर हो तो क्या करना है अदरवाइज के केस में। तो देखिए रिटर्न स्टेटमेंट, थोड़ा सा पहले इस कोड को समझ लेते हैं फिर ये बताऊंगा ये फ्लश क्या है। अच्छा देखिए यहाँ पर जब 2 नंबर आए, आपने यहाँ पर मान लीजिए 10 लिखा और 20, इसको एक बार रन कर देता हूँ, यहाँ आपने 10 लिखा, यहाँ 20 लिखा और यहाँ प्लस लिखा, तो देखिए हुआ क्या, जब आपने यहाँ 10 लिखा ये वाला,
तो x में 10 चला गया, y में 20 चला गया। लेकिन देखिए कैल सी में जब यहाँ पर आप कॉल कर रहे हैं ना, तो यहाँ 10 है और y में 20 है और इसमें ऑपरेटर है, तो यहाँ से वैल्यू उठकर आती हैं, यानी कि 10 आया उठकर यहाँ पर, 20 आया उठकर यहाँ पर और प्लस आया यहाँ पर, और ये एक अलग इंडिपेंडेंट फंक्शन है। ठीक है, कैल सी, इसके तीनों वेरिएबल अलग हैं, उसके वो तीनों वेरिएबल अलग थे। ठीक है, अच्छा इसमें कंफ्यूज मत होना। अब क्या किया आपने, प्लस लिखा है तो रिटर्न x प्लस वाई, यहीं से ही कंट्रोल रिटर्न किया। अब क्या रिटर्न किया, रिटर्न किया वो इन दोनों का सम। ठीक है, जो आपने नंबर भेजे थे ना उन दोनों का सम वैल्यू, और वो रिटर्न होकर पहुंची कैलसी के रिप्लेसमेंट पर यहाँ पर, और वो वैल्यू फिर z में स्टोर होगी और फिर हमने प्रिंट करा ली। तो रिटर्न स्टेटमेंट फंक्शन में अगर एग्जीक्यूट हो जाए तो उसका वो लास्ट स्टेटमेंट बन जाता है। ठीक है, तो वो आगे गया ही नहीं। अगर माइनस होता तो इसको स्किप करता, यहाँ आता सीधा। ठीक है, तो अगर इन चारों में से कोई ऑपरेटर नहीं है तो क्या होगा जी, तो क्या होगा, अब देखिए, अब यहां पर इस फंक्शन का काम है रिजल्ट रिटर्न कराना। अब अगर इन चारों में से कोई भी ऑपरेशन नहीं है तो कायदे में देखिए, आपको ही तो पता है कि आप मेन से तो प्लस माइनस इनटू डिवीजन भेज रहे हैं, लेकिन इमेजिन कीजिए, अब हम सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ये फंक्शन इंडिपेंडेंट लिखा गया है। ठीक है, इस फंक्शन को लिखने वाला कोई और है, उसे नहीं पता कि आप क्या क्या भेज सकते हैं, तो फंक्शन अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट या सेल्फ कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं कि भाई ठीक है जी, इसने तो कैलसी तो एज्यूम कर रहा है कि आप 4 ही ऑपरेटर भेजेंगे, 5वां नहीं भेज सकते, भेज सकते हैं। ठीक है, लेकिन उस भेजने के केस में क्या हो, तो हमें यहाँ पे एक अप्रोच यूज करते हैं कि यदि, अब देखिए यदि क्या, अगर इन चारों में नहीं चला तो कंट्रोल नीचे आ गया यहाँ पर, अगर वो इस जगह पर आ गया तो हमने लिखा printf इनवैलिड इनपुट। ठीक है, आपने जो दिया है, जो भी दिया है, आपने इनवैलिड इनपुट दिया है या इनवैलिड ऑपरेटर कह लो, चलो इनवैलिड ऑपरेटर, इतना तो कह दिया, लेकिन अब रिटर्न क्या कराओगे, क्योंकि इस फंक्शन को इंटीजर ही रिटर्न करना है तो रिटर्न तो कराना पड़ेगा। तो देखिए, जब आप ऐसी स्थिति में फंसे और आपने कुछ रिटर्न कराया तो वो उसे रिजल्ट समझ लेगा, तो आप प्रोसेस को टर्मिनेट कर दीजिए। इसका मतलब एक असर्शन आ गई है, इसको हम असर्शन कहते हैं कि इसको असर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको एग्जिट करा देता हूँ 1 के साथ। ठीक है, इसे सेव किया, अब ये प्रोसेस टर्मिनेट होगा अगर आपने यहीं पर ही इसी जगह पर इस प्रोसेस, ये टर्मिनेट हो जाएगा। एग्जिट मतलब टर्मिनेट, और 1 का मतलब होता है रिटर्न वैल्यू। ये रिटर्न वैल्यू जैसे आप 0 लिखते आ रहे हैं ना, वैसे ये रिटर्न वैल्यू 1 है। तो लेकिन ये रिटर्न नहीं है, ये सीधा प्रोसेस को टर्मिनेट करेगी। अच्छा, धीरे धीरे समझ जाएंगे आप। तो ऐसी एक्सेप्शनल केस में हम ऐसा कुछ यूज़ करते हैं। अच्छा, फिर से सेव करते हैं जी, सेव कर दिया, कंट्रोल एस। अब देखिए, कंपाइल किया और रन कर दिया। अब मैं देता हूँ 10, 20 और ऑपरेटर दे देता हूँ ये इनवैलिड ऑपरेटर, और देखिए प्रोसेस वहाँ टर्मिनेट हो गया। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, ये जो हमारा एग्जिट है ये कहाँ डिफाइन होता है, क्या ये इसमें डिफाइन होगा, ये फंक्शन है तो क्या ये इसमें डिफाइन होगा। देखिए, सर्च कीजिए जी, कंट्रोल एफ एग्जिट, आपको बता रहा हूँ प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। ये फंक्शन इसमें तो नहीं है, और देखिए इसने एरर भी नहीं दी। चलो, एक हेडर फाइल और होती है, उसे देखते हैं, उसका नाम होता है stdlib.h, इसे देखते हैं। एरर नहीं दी और फंक्शन ने, कंट्रोल एफ एग्जिट। देखिए ये कुछ और है, ये मैक्रो है, मैक्रो प्रोग्रामिंग भी हम करेंगे। ऑन एग्जिट, ये कुछ और है जी, एग्जिट। ठीक है, तो मिल गया जी हमें एग्जिट। ये देखिए बड़ा खतरनाक सा है। फिलहाल जो काम की चीज़ है वो क्या है, रिटर्न टाइप वॉइड, आर्ग्यूमेंट इंटीजर, बाकी सब छोड़ दो, और फंक्शन का नाम, ये इसकी प्रोटोटाइप है। ठीक है, ये सब जो खतरनाक चीज़ें हैं इसे बाद में देखेंगे। प्रोग्रामिंग में बहुत कुछ होता है, तो और लेटेस्ट प्रोग्रामिंग में बहुत कुछ होता है। अगर आप टर्बो सी यूज़ कर रहे हैं तो
शायद इतना कुछ देखने को ना मिले। ठीक है, तो हम इसको बंद करते हैं। तो अब हमारा प्रोग्राम जी कंप्लीट है, इसको भी बंद कर देते हैं जी, क्लोज, और इसको भी बंद कर देते हैं। ये तो हमने देखा कि प्रोग्राम, अच्छा ये प्रोग्राम मैं अपनी वेबसाइट पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। आपको ये लिखना हो तो लिख लीजिए स्क्रीन को रोक रोक कर, नहीं तो ये वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप इसको जो है ना उठा लेना। तो आज हमने बहुत एक सिंपल प्रोग्राम देखा, कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर, और एक दो चीज़ें देखी इसमें। एक ये जो चीज़ है ये अपने आप में कंप्लीट टॉपिक है, बस ये ध्यान रखना ये एक सेफ साइड होती है कि अगर आप स्कैनफ से पहले जो एसटीडी है उसे फ्लश कर दें, इसका भी लॉजिकल ऐसे मीनिंग समझ लो। ठीक है, तो और इसकी प्रोटोटाइप एफ फ्लश की stdio.h में ही होती है, आप ढूंढ सकते हैं। std इन क्या चीज़ है, ये एक आइडेंटिफायर है, मतलब एक वेरिएबल टाइप है, ये भी इसी के अंदर डिफाइन है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं जी। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो है आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब करो चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो आपको मिलते रहें। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, बाय बाय।